नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच नए कृषि कानूनों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी बीच किसानों ने केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलन तेज करने का मन बनाया है। किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। वहीं किसान नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा है कि दिल्ली की बाकी सड़कों को भी अवरुद्ध करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शनिवार को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पुतले फूंकने का भी ऐलान किया गया है। किसान चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किसान ने कहा है कि अगर सरकार के साथ बातचीत में कोई भी नतीजा अगर आज नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले 9 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस भरोसा चाहते हैं। केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं कर रही, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से अब किसानों के समर्थन में आ गई है और लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से आंदोलन भी किया जा रहा है। और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के नेता प्रीतपाल जी जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। लगातार किसान, जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से किसानों के साथ में आ गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आप फिर एक चीज जो नेशनल मीडिया में और बीजेपी के लोग प्रचारक कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आंदोलन है। बिल्कुल कांग्रेस का आंदोलन नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो सोच वाले आदमी भी है ना गांव के, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रखे हैं। विचारधारा अपनी तरफ होती है, बट जब सबसे पहले आदमी जब पैदा होता है तो जो उसका धर्म है, जिस घर में पैदा होता है, वो अपनाया जाता है। फिर जिस देश की मिट्टी होती है उसमें पाया जाता है। सबसे पहले हम सिख हैं, उसके बाद अपना पंजाबी हैं, देन हम किसानी कित्ते के साथ जुड़े हुए हैं, फिर हम किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। सो ये बात मैं बड़ी क्लियरली और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। तो किसानों के साथ तो कांग्रेस पहले से खड़ी है, आजादी से पहले से खड़ी है। किसानों को एमएसपी, जिसका आज की डेट में शंका पैदा हो रही है, वो एमएसपी भी कांग्रेस पार्टी लेकर आई, एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट भी कांग्रेस पार्टी लेकर आई। बट अब जो ये बिचौलियों की सरकार चुनी गई है, अदानी अंबानी की सरकार चुनी गई है, ये उस चीज को, तंत्र को खत्म करना चाहती थी। बट मुझे आज उम्मीद है, जिस हाल से नरेंद्र तोमर की परसों मीटिंग के बाद बॉडी लैंग्वेज थी, कि वो इसका कोई ना कोई सार्थक हल निकालना चाहते हैं केंद्र वाले। क्योंकि पहले ये पंजाब का आंदोलन था, फिर हरियाणा का बन गया, हरियाणा के बाद अब ये पूरा देश का जन आंदोलन बन गया है कि अगर अन्नदाता के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी सरकार तो ये नतीजे होंगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, खाना नहीं मिलेगा, बाकी चीज। तो लोग सोच रहे हैं, यार मुझे खाना देने वाला सड़क पे बैठा है। अभी तक चाहे वो सीए का विरोध बहुत जबरदस्त हुआ है, बट अब ये वाला विरोध पूरी दुनिया में फैल गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री हों, वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हों और वो बाकी मुल्कों के एमपीज हों, वो सारे इस चीज का समर्थन करने लगे और किसानों की मांगे जायज है। अगर एमएसपी किसान मांग रहा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो,
जिसमें उसकी बुआई से लेके सारा लागत लगाकर ये कहते हैं कि हाँ भाई इसको इतने पैसे मिलने चाहिए, जी। भी उसके प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं प्रावधान दिया हुआ है। इसी के लिए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 फॉर्मूले की बात जो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, वो चीज की मांग करके 6 साल देना क्या था, जो MSP चालू थी हमारे समय की, उसे भी छीनने की कोशिश ये बीजेपी की सरकार कर रही है। ठीक है, ये बात तो है सर, आपकी बात सही है कि लगातार जिस तरीके से जो अभी चल रहा है किसानों की भी बात सुननी चाहिए। और इसी के साथ में हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, गुरप्रीत सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NB न्यूज पर। जी नमस्कार। लगातार आप खुद भी देख रहे हैं इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। अभी हमारे साथ में प्रीतपाल जी भी जुड़े हैं कांग्रेस से, वो यही कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं किसान के हक की बात भी करता हूं, और क्योंकि सरकार का नुमाइंदा भी है पार्टी के, तो उस तरह से भी बात रखते हैं। कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा है कि मोदी सरकार को बदनाम कैसे किया जाए। अभी ये बोल रहे थे प्रीतपाल जी कि मोदी सरकार MSP खत्म कर रही है, छीन रही है। कहाँ खत्म की, कहाँ छीनी? बार बार नरेंद्र तोमर ने और मोदी जी ने खुद कहा कि MSP थी, रहेगी, और आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो ये एक खामखा का एक झूठा बयान बना के कांग्रेस इसको अपने फेवर में कैश करने के चक्कर में है। लेकिन सर सिर्फ कांग्रेस तो सड़कों पर नहीं है, सड़कों पर तो पंजाब के किसान है, पंजाब हरियाणा के सड़कों पर किसान है, और अब तो बाकी के राज्यों के भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो इतनी ज्यादा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो सकते ना, है तो किसान। हमने कब कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता है? हम तो कह रहे हैं किसान हैं। किसान, आज भी हमारे कृषि मंत्री का बयान आया है कि हम उनको किसान की दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी हो। बात तो वही हुई, क्योंकि हर किसान हर पार्टी में है, कोई इसकी दिक्कत थोड़ी है, लेकिन हम उसको किसान की नजर से ही देखते हैं, और किसान की दर्द को हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। हमने उसके लिए पूरे प्रयास किए हैं, लगातार मीटिंग जारी है। आज इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, इसके लिए उम्मीद भी है। सर लेकिन अब तक जितनी मीटिंग हुई है, अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है, उनका कोई असर नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकल रहा। अगर यही कृषि कानून अगर किसानों के हित में है, तो फिर देश भर का किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है, या फिर बीजेपी समझाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? अभी क्या है कि जो पीछे इनके पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको वो टिकने नहीं दे रही। किसान आज समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने MSP की बात हुई, MSP लिखित में देने की बात हुई, सरकार मानी कि हम लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज फिर क्या है, नहीं, काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। ये एक तरह का नारा बना दिया गया। उसमें जो अच्छी बातें, जो किसान के हित की बातें, उसको भी ये खत्म कराने के चक्कर में है। ये इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरी तरह से। हम कह रहे हैं कि जो किसान के हित की बात है उसको आप रखें, हम उसको लागू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक अड़ियल रवैया आज जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें ये कम्युनिस्ट हैं और हैं, इन लोगों ने इसको आंदोलन को बहुत गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये अब तो नहीं होंगे। किसान आज का समझदार है, वो अपने मुद्दों को समझ रहा है, वहां पे बैठा है, तो बड़े शांतमय ढंग से बैठा है। लेकिन ये शरारती कामरेड और ये कांग्रेस के लोग जो बीच में घुसेड़े हैं, ये इस हालात को खराब करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है सरकार के खिलाफ एक माहौल बने। पूरे सरकार जो आपने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आता है या कहीं और के लोगों का बयान आता है, वो सारा इस षड्यंत्र का हिस्सा है। यानी कि बाकी के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, चाइना वालों को। ठीक है गुरप्रीत जी, बिल्कुल ठीक है। आपने जो भी कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो प्रीतपाल जी दे ही देंगे। प्रीतपाल जी, आपने भी सुना किस तरीके से बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रही हैं। देखो मेरे भाई गुरप्रीत जी को ये नहीं पता कि अब ये मुझे बताएं, जो 40 जत्थेबंदियों के लोगों से बात करी इन्होंने, इतने दिनों से बात चल रही है, उसमें से ये बताएं कि पॉलिटिकल आदमी कौन है, कौन है गुरप्रीत जी उसमें? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि किसान नेता जो है वो किसी न किसी समझौते पे राजी होते हैं, लेकिन पीछे से ये लोग जाके उनको ऐसा भड़काते हैं, उनको धमकियां ऐसी देते हैं कि आपको तो गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप ये कानून वापस लेने से कम पर माने तो उनको इन्होंने ये तो यहाँ तक धमकी दी कि आपको तो हम गद्दार घोषित कर देंगे जी, आप किसानों के गद्दार है। इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं पीछे से।
मेरी बात के कानून वापस से कम पर कोई समझौता करेगा तो उसको ये गद्दार बोलेंगे, इसलिए आपको ये समझौता नहीं हो पा रहा। अब मेरी बात सुनो, आपको कौन सी जथेबंदी ने अब तक, देखो कितना बड़ा झूठ बीजेपी बोल रही है, किसी ने अभी तक ये बात मीडिया में आकर बोली? अगर उन किसान जथेबंदी 40 बड़ी किसान जथेबंदी हो, चाहे उग्राहा है चाहे बाकी हैं, किसी ने अभी तक मीडिया में आके ये बात बोली कि हमें धमकाया जा रहा है, जब हम वापस लेंगे ये करेंगे वो करेंगे? अब किसान जथेबंदियों ने तो लंबी सारी लिस्ट भी बना दे दी कि इन कानूनों में क्या क्या नुकसान किसानों को हो सकता है, वो भी सबमिट करके आए हैं। तो किसानों को बेवकूफ समझ रहे, किसान समझदार नहीं, वो किसान ने सबमिट करी है। उसके बाद जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, चलो इन्हें तो वो तो है सर, लगातार अन्य, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है ही, और ये भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो चलता ही रहता है, और लेकिन इस मुद्दे पर काफी वक्त चाहिए चर्चा के लिए, लेकिन अभी हमारे साथ में वक्त बहुत ही कम है। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है किसानों को समझाने की, वहीं कांग्रेस यही कह रही है कि किसानों की सही से बात केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। अगली खबर की बात करते हैं। कनाडा ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामले में टांग अड़ाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से कहा है कि कनाडा भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करता है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दूसरी बार कहा है कि वह अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हैं। इससे कुछ ही दिन पहले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा ही बयान दिया था। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई थी और इस बयान के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब भी किया था। बता दें कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने सिख कम्युनिटी के लोगों को संबोधित किया था। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं और इस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत से किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। हमें आप लोगों के परिजनों और दोस्तों की बहुत ही चिंता है। जस्टिन ट्रूडो ने तब कहा था जब कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक में है और भारत में ऐसे प्रदर्शनों के समर्थन में अपनी बात रखता रहेगा। पीएम ट्रूडो ने कहा था कि हम कई तरीकों से भारतीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। ये व्यक्त है जब सभी लोग एकजुट हो जाएं। आपको बता दें कि एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसानों के समर्थन में हैं। और इस पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। जी धन्यवाद। किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब तो विदेशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कनाडा के जो कि प्रधानमंत्री हैं वो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सर आपके हिसाब से एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसके पीछे की सही वजह है वो क्या मानते हैं? देखिए इसको दो संदर्भों में देखा जाना चाहिए। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, अब तो उनको जो है जस्टिन सिंह ट्रूडो कहा जाने लगा है। दरअसल वो जिस तरह से एक किस्म से आप कहिए तो उनके जो टोटल बयानबाजी को देखिए तो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि वो अपने देश के सिखों को जो है संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए भारत के आंतरिक मामले में उनका हस्तक्षेप जो है कहीं से भी उचित नहीं है और यह उचित है कि भारत सरकार ने जो है उनके हाई कमिश्नर को तलब किया है और सीधे कह दिया है कि आप जो है भारत के मामले में दखल ना दें। दरअसल देखिए वहाँ 5 लाख वहाँ पे सिख हैं और कहीं ना कहीं जो उनके मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए 4 जो सिख हैं, रक्षा मंत्री खुद जो है हरजीत सज्जन जी हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो वो सिखों का एक बहुत बड़ा समूह है उसको जो है अपने लामबंद करना चाहते हैं। और आपने इस बार चुनाव में देखा भी कनाडा में कि जो उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला बल्कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जसमीत सिंह उनसे समर्थन लेना पड़ा।
तो कहीं ना कहीं जो है वो सिखों के पक्ष में जो है लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की जो खालिस्तान की मांग लगातार होती रही है, उसकी भूमि जो है कनाडा रही है, और वो सहानुभूति भी जस्टिन ट्रूडो की उस संगठन से रही है। तो कुल मिलाकर के जो है कहीं ना कहीं जो है उसी को जो है रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। वैश्विक लोकतंत्र में जो है हर एक देश को जो है दूसरे देश की संप्रभुता का और वहाँ के लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है कहीं ना कहीं वो सीमा को लांघ रहे हैं। और आपने देखा कि 2015 में उन्होंने कहा था, तंज किया था भारत पर कि हमारे मंत्रिमंडल में जितने सिख है उतने भारत के मंत्रिमंडल में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो सिखों की राजनीति कर रहे हैं। और चूंकि पंजाब हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो समुदाय है सिखों का, जो बतौर किसान दिल्ली में जमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन दे करके जो है उस सहानुभूति को अपने कनाडा में जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर ये भी बात है कि उन पर लगातार कई सारे भारत की तरफ से बयान दिए गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने दोबारा से फिर से बयान दिया है, और इसके पीछे की वजह कई सारी भारत में भी राजनीति मानी जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि पंजाब के सीएम के साथ में भी उनके काफी ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए कहीं ना कहीं जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कुल मिलाकर के अपनी राजनीति को दुरुस्त कर रहे हैं। और यह सच्चाई भी है कि कनाडा में जो सिखों का बहुत बड़ा समुदाय है, और कहीं ना कहीं जो है भारत के पंजाब और हरियाणा से उनके जो है जड़ें जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जो है उसकी राजनीति भी उसी के इर्द गिर्द जो है होती हुई दिख रही है। तो क्या उसका फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल रूप से देखिए कहीं ना कहीं उनको फायदा जो है आंतरिक तौर पर तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे जो है सिखों का जो बहुत बड़ा संगठन है वो उनके साथ है। और जो है आज की तारीख में देखिए जो 19 सिख जीते उनके पार्टी से जीते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। और अगर सर बात की जाए किसानों के आंदोलन की, आपसे थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इस पर काफी ज्यादा बयानबाजी कर रही हैं। कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी हो, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। देखिए आज किसानों के आंदोलन का 10वां दिन है, और हमारे समझ से आज 12 बजे के बाद जो है 5वें राउंड की बातचीत भी होनी है, क्योंकि कल जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि नहीं जो है एमएसपी को लेकर के हम लोग पार्टी सरकार का रुख साफ है और हम लिखित भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल एमएसपी के मामले को लेकर के जो है किसानों के साथ कोई समझौता हो पाएगा। ये बात तो है, बिल्कुल सर, ये बात तो है कि आज ही शायद हो सकता है कि ये बात सही साबित हो जाए। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है किसानों के जो है आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच चुके हैं। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए हैं। और किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज एक बार फिर से किसानों की केंद्र सरकार के साथ में बातचीत होने वाली है। और उसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। और इसी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं। और ये बैठक काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि देश में इस वक्त किसानों का आंदोलन काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। केंद्र सरकार किसानों को समझाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और अब तमाम बड़े नेताओं की ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ही
फैसला ले लिया है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बुलाई और इसके अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि किसानों को जो मुद्दे पर जो बातचीत हो सकती है, क्योंकि किसानों की जो मुद्दे हैं अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, यानी कि जो बैठकें हुई हैं वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। मगर आज की जो बैठक है वो उसके अंदर रणनीति होगी सरकार की, कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों को मना सके। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अब कह दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा और दिल्ली के तमाम जितने भी रास्ते हैं, यानी कि बॉर्डर जितने भी हैं, उनको सबको बंद किया जाएगा, ताकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर जो बैठी हुई सत्ता है, यानी कि केंद्र सरकार, उसको सीधे सीधे फर्क पड़े। नहीं तो जो कानून लेके आए हैं, कृषि कानून, उसमें बदलाव करे या फिर उसे वापस करे। मगर अभी भी सरकार की रणनीति यही होगी कि किसी भी तरीके से किसानों को समझाया जा सके। जी राजेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी ने एक बैठक बुलाई जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही कृषि मंत्री भी उसमें शामिल होने वाले हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में ये इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और इसी के साथ में जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी प्रशिक्षण होते हैं, उन सभी के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। अभियान की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के अनेक स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और इसी के साथ में अन्य प्रशिक्षण पर भी अहम चर्चा और साथ ही उनको रोजगार देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, योगी सरकार आज से मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है, क्या कुछ खास है इस रोजगार को लेकर? देखिए, मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार की शुरुआत करने जा रही है। अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य है कि 50 लाख युवा जो हैं उनको रोजगार दिया जाए और इसके लिए जो मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, उन्होंने राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना, औद्योगिक विकास समेत मंडला आयुक्त और जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान की जानकारी सीधे तौर पर यह दी गई है कि इस मिशन के अंतर्गत
जो विभिन्न संगठन है, रोजगार से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, निगम है और परिषदों में, बोर्डों में जो और प्रदेश सरकार के विभिन्न जो स्थानीय निकाय हैं उनको भी शामिल किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के साथ ही कौशल प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा था, कौशल प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग हो रही थी, उसके माध्यम से भी उनको ट्रेंड करके और आगे रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के बाद से जिस तरीके से स्थितियां गड़बड़ हुई थी और लोगों को नौकरी की दिक्कत आई थी, और जाहिर सी बात है कि यूपी के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का मूव करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि यूपी के जो युवा हैं वो यूपी में ही रोजगार पाएं और उसके लिए उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और उसके लिए सभी विभाग जो किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, चाहे वो औद्योगिक विकास के अंतर्गत है, चाहे वो बोर्डों के अंतर्गत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए ताकि लोग अपना राज्य छोड़कर कहीं ना जाए। जी बिल्कुल। पुनीत, ऐसा भी है कि यूपी में रोजगार की अब तक काफी ज्यादा कमी है, जिसके चलते जो युवा हैं वो आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और इस मिशन से ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ या फिर इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई तो फिर यूपी का जो पूरी तरीके से जो भी माहौल है वो पूरा बदल जाएगा। देखिए, जो ये मिशन चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप भी कराई जाएगी। अगर कोई किसी तरीके का रोजगार किसी तरीके का व्यवसाय करना चाहता है जिसमें लोगों को रोजगार मिले, सरकार पहले से भी उनको छूट दे रही, चाहे वो भूमि आवंटन में हो या विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में हो, और अधिक से अधिक छूट इसमें मिलेगी। सरकार का सीधा सा उद्देश्य है कि बीच की कालाबाजारी बंद हो, बीच का भ्रष्टाचार बंद हो। यानी कि अगर कोई व्यवसायी, कोई व्यापारी एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ पर लगाना चाहता है जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो किसी भी, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो अन्य किसी प्रोडक्ट की हो, लेकिन इस मामले में ज्यादातर देखने में आया है कि यूपी में कि फाइलें जब चलती है तो फाइलों में भ्रष्टाचार खूब होता है। हर बाबू अपने टेबल के नीचे पैसे चाहता है तभी वो फाइल आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में सृजित हो। जी लेकिन पुनीत, ये भी है कि काफी ज्यादा जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, सीएम योगी ने काफी ज्यादा काम किया है, कई योजनाएं भी चलाई हैं, और लेकिन योजनाएं ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। क्या ये भी योजना सिर्फ काम करेगी या फिर ऐसे ही कागजों में ही रह जाएगी? देखिए, योगी सरकार का सीधा सा उद्देश्य था कि जो रोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तमाम तरीके की समस्याएं हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा कि यूपी के युवा जो हैं उनको टेक्निकल हैंड बनाना होगा, उनको प्रशिक्षण देना होगा, क्योंकि यूपी के युवा पढ़े हुए जरूर हैं लेकिन टेक्निकल हैंड ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले व्यापारियों को आकर्षित करना होगा, बड़े उद्यमियों को आकर्षित करना होगा। इन्वेस्टर सबमिट किया गया, कई लोगों ने मेमोरेंडम भी साइन किया कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनियां लगाएंगे, लेकिन कोरोना काल की वजह से सब कुछ ठप हो गया। लेकिन अब सरकार सीधे तौर पर उन उद्यमियों से, उन व्यवसायियों से, उन व्यापारियों से बात कर रही है और उनसे आग्रह कर रही है कि वो यूपी में आए, अपना इंफ्रा यहाँ पर लगाएं और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि व्यापारियों ने शिकायत करी थी कि यूपी में एक कंपनी लगा पाना नाको चने चबाने के बराबर है। उसको सीधे तौर पर सरकार ने एक हेल्प डेस्क भी बनाई है और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे उसके लिए ऐप और पोर्टल का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी बोर्ड, आयोग, निगम है जहां से लाइसेंस पास होगा, अगर वहां पर एक नोडल अधिकारी भी नामित किया है, अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं पूर्णतः जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी। और ज्यादातर नोडल अधिकारी या तो आईएएस हैं या सीधे तौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, पीसीएस हैं, और उनके देख-रेख में सारे काम होंगे ताकि किसी भी तरह का व्यवसाय लगाने में लोगों को दिक्कत ना हो। और सरकार ने जो वादा लोगों से किया है रोजगार देने का, उसमें सरकार सफल साबित हो। जी बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया है, आज से वो शुरू करने जा रही है, जिसमें कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ में इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।